साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ हम लोग आगामी आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उन परीक्षाओं के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में सारी परीक्षाएं कराई गई हैं, चाहे वो आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, उनके प्रश्न पत्रों को एक बार हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि इससे एक तो आपको ये पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरी बात ये होती है कई सारे प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमें प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लेना चाहिए, और इसी के तहत हम लोग आज की वीडियो में जो है आरओ एआरओ 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस वाला प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न पत्र लिए गए हैं ये आपका यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक मार्केट में वही उन्हीं प्रश्न पत्रों को यहाँ पर लिया गया है। तो इसमें सेक्शन वाइज जो है आपके प्रश्न सॉल्व किए गए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष क्या रहा है? तो देखिए, फाहियान इसमें जो है, फाहियान ये 399 से 414 ईस्वी के मध्य में आते हैं, ये सही है। हिनसांग 629 से 645 ईस्वी, ये भी सही है। इतसिंग 679 से 695 ईस्वी। देखिए, आयोग ने जो है सी वाले ऑप्शन को माना है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि इतसिंग जो है ये 671 672 के बीच में आते हैं, 671 72 से लेकर 693 94 के मध्य में आते हैं। और अलमसूदी जो है, अलमसूदी देखिए, अलमसूदी का यहाँ कितना दिया गया? 957 ईस्वी दिया गया है, परंतु अलमसूदी जो है 915 से 916 ईस्वी में आते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए कोई भी सुमेलित नहीं है, परंतु आयोग ने जो है इतसिंग को माना है, तो आप भी इतसिंग वाले को ही मानेंगे। यही प्रश्न पत्र रिपीट होता है तो आप सी को ही मानेंगे। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस या किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? यहाँ पे 4 राजाओं के बारे में बात की गई है। 4 राजाओं के बारे में, हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन और नंदीवर्मन पल्लव मल। तो इसमें से देखिए आपका जो गोपाल है, गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल, इनको जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो यहां पर आपका दूसरा और चौथा, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक रहे, गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक रहे हैं, और जो पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय है, इन्हीं को जो है नंदीवर्मन पल्लव मल के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका यहां पर मध्यकालीन इतिहास का 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो किसके शासनकाल में होती थी? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में, नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में। देखिए, खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। पहला प्रयास नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रेहान ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी में से अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत कराई गई तथा सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई। दिल्ली तथा सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया गया। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य समेत। देखिए, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार जो है ये मुर्शीद कुली खां था। कौन था? मुर्शीद कुली खां। देखिए, मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हो जाती है, और इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो किसे किया था? लहना को। किसको? लहना को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था।
गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण व्यक्ति थे। आगे चलते हैं, आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था, मतलब पुर्तगाली यात्री नहीं था इन चारों में से? दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और फनाओ नुनीज। तो इसमें जो पीटर मुंडी है, पीटर मुंडी, ये आपका पुर्तगाली यात्री नहीं था। ये कहाँ का थे? पीटर मुंडी ये ब्रिटेन के निवासी थे जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आते हैं, जबकि अन्य द्रुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस तथा नुनीज ये पुर्तगाली यात्री थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चार ये जो घटनाक्रम हैं ये कौन कौन से हैं? पहला, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, जो कि आपकी कब होती है? 1913 में। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये 1905 में की जाती है। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, ये 1780 में होता है। 1780 में सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये कब होती है? 1784 में। 1784 में। अब आप इसको क्रम से लगाइए, तो इसमें क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सी घटना होती है? हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में, तो 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 1784 में, तो 4 हो जाएगा। फिर आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में होती है, तो 2 हो जाएगा। सबसे लास्ट में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913, तो 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है प्रमुख संस्थाएं, संधियां तथा आयोग या अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन या से कथन जो है सत्य है? यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन। पहला, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, ये कथन आपका जो है वो सही नहीं है। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, तो दूसरा कथन सही, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, यहां पर जो है आपका एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, यहां देखिए, यहां पर जो प्रश्न में दिया गया है 10 जून दिया गया है, जबकि इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेसली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी। तो पहला कथन गलत हो गया क्योंकि वहां पे 10 जून दिया गया है। ठीक है, यहां पर आपका पहले ऑप्शन में क्या दिया? 10 जून दिया गया, जबकि 10 जुलाई है। दूसरा कथन जो है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, किंतु 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया और इसकी जगह पर 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया, तो दूसरा कथन सही है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है और बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए, अभिकथन है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, यह कथन सही है, कारण वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो कथन कारण दोनों सही है और यहां पे व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है सही है? तो यहां पर आपके देखिए कितने कथन है? 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, पहला आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, यह कथन आपका सही है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, यह कथन आपका सही है। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, यह कथन भी आपका सही है। 2 के दोनों कथन यहां पर आपके सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, जिसका गठन 1926 में किया गया। इसी अधिनियम के तहत पहली आईसीएस परीक्षा या ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के अधीन जो परीक्षा होती है वो 1922 में इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हुई थी और वर्ष 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? यह कविता मनोरंजन ने लिखी थी। किसने? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के द्वारा लिखी गई थी। यह कविता
वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। देखिए, ये जो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे, ये भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर थे तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्रधानाचार्य थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कहां पे? गोरखपुर में। देखिए, 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई। और रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, जो काकोरी कांड था, जिसे पहले काकोरी कांड कहते थे, उसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, बताना है कौन सा सही है। देखिए, आपका अभिकथन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, यह कथन सही है। कारण, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, यह कथन आपका गलत है। आपका जो अभिकथन है सही है, परंतु कारण जो है वो गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत है। देखिए, इन्होंने जो आपका कह सकते हैं, जो अब नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड 1919 का होता है, 13 अप्रैल 1919 को, उसके विरोध में इन्होंने त्यागी थी। आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये दरोगा को, किसको कहा जाता था? दरोगा को कहा जाता था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंडनायकों मजिस्ट्रेट को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था। कोतवाल जो है नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार भूस्वामी होते थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन यहां पर सही है? यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना है, यह लक्ष्य रखा गया। और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क को प्राप्त करना। दो के दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है। यहां पर देखिए, भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी लंबाई कितनी है? 68,102 किलोमीटर। विजन 2024 योजना रेल क्षमता निर्माण से जुड़ी है। बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू करने का ऐलान किया गया, जो एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर था। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, युद्ध और वर्ष, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहां पर जो सुमेलित वर्ष है, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1780-84 में होता है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब होता है? 1750 से 54 में होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से 1805 होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है? 1878 से 80 होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहां पर आपके पास 4 घटनाक्रम दिए गए हैं। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन या प्रारंभ, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसको देख लेते हैं पहले। देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया जाता है? तो 4 जनवरी 1881 को। तीसरा वाला कथन पहले आ गया। फिर खुदीराम बोस को मृत्युदंड दी जाती है। कब दी जाती है? ये दिया जाता है आपको 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को। तो आपका यहां पर दूसरा वाला जो कथन है वो पहले आ जाएगा, 3 के बाद दूसरा। फिर करजन वायली की हत्या, करजन वायली की जो हत्या होती है 1 जुलाई 1909 को। तो ये आपका पहला कथन था। ठीक। अब
अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब होता है? 1912 में। तो आपका 4 हो जाएगा। तो 3214 ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ये देखिए, यहां पर आयोग ने जो है माना है कितना, 40%। कितना माना है? 40% माना है। पर कुछ जगह आपको क्या मिलता है, लगभग 52% मिलता है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का लगभग 52%, 52% व्यय होता था। ठीक है, जो कि आपका बिपिन चंद्रा की पुस्तक में ऐसा बताया गया है। परंतु आयोग ने कितना माना? 40% माना। तो आप भी 40% ही मानिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ज्योग्राफी संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। जम्मू कश्मीर की जो वुलर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, तमरिया तमरिया जनजाति जो है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति जो है आपका झारखंड में पाई जाती है। कहां पे? झारखंड में पाई जाती है। पहले यह पिछड़ी जाति के अंतर्गत थी, जिसे वर्ष 2014 में अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया। झारखंड की अन्य जनजातियों में मुंडा, बिरहोर, ओराव, खरिया, पहाड़िया आदि हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है राज्य और गर्म झरने हॉट स्प्रिंग के संबंध में? तो यहां पर देखिए, मणिकर्ण जो है, मणिकर्ण महत्वपूर्ण है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। तप्ता पानी आपका ये कहां पर है? उड़ीसा में। तप्ता पानी उड़ीसा में है। एक ताता पानी है। ठीक है, ये तप्ता पानी, ताता पानी है, वो आपका उत्तराखंड में है। ये तप्ता पानी है, उड़ीसा में है। बजेश्वरी जो है महाराष्ट्र में है। बजेश्वरी महाराष्ट्र में है। परंतु नारायणी जो है, नारायणी आपका गुजरात में नहीं, राजस्थान में है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियां हैं, मिट्टी और राज्य, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सुमेलन देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में। मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में। अगला है, नाइजर, जिसे रामतिल कहते हैं। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसके बीजों में तेल की मात्रा 37 से 47% तक पाई जाती है। 37 से 47%। इथोपिया, भारत और नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाए जाने वाला रामतिल या नाइजर के बीजों में कुल मात्रा का 1/3 लगभग 37 से 47% पाया जाता है। रामतिल प्रोटीन और फैटी एसिड तथा लिनोलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा सही है? यहां पर तो आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। नहीं, ये कथन गलत है पहला। दूसरा, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आपका यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, फसल चक्र सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियां अपनाना चाहिए। क्या क्या? पहला, उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगानी चाहिए। फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसल उगानी चाहिए। कृषि साधनों का उपयोग या प्रयोग क्षमतापूर्वक ढंग से होना चाहिए। अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चार घटनाक्रम क्या है? पहला, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। रिश्ना में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। और बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो इनको यहां पर हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में होती है। 1854 में आपका बॉम्बे में होती है। तो चौथी घटना पहले आ जाएगी। बॉम्बे में किसने की थी? कावासाजी नानाभाई डावर ने। कावासाजी नानाभाई डावर ने द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से। और इसके बाद आपका आता है देश के प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में होती है। किसने की थी ये? ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंशियर बाबू बायशुंबर सेन द्वारा रिश्ना कहां पे? बंगाल प्रेसिडेंसी में, ये यहां पर की थी। तो आपका चौथे के बाद कौन सा आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा। चौथे के बाद दूसरा आ जाएगा। फिर भारत में प्रथम बार स्टील या लौह इस्पात का उत्पादन 1874 में बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी द्वारा झरिया के कुल्टी तथा पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में की गई थी। तो ये आपका
इसके बाद जो आ जाता है, क्या आ जाता है, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। तो 4-2-3, 4-2-3, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, भारत की प्रथम भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास जो है 1903 में हुआ था। 1903 में आपका कहाँ पे, प्रतापपुर के देवरिया में, प्रतापपुर के देवरिया में। तो इस प्रकार से आपका जो घटनाक्रम है वो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले 4, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 1। तो ये आपका हो जाएगा पी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। खनिज और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देख लेते हैं। चूना पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में होता है। कॉपर या तांबे का बिजली के सामान बनाने में। बॉक्साइट का हवाई जहाज के निर्माण में। मैग्नीज का इस्पात उद्योग में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, बॉक्साइट का हवाई जहाज निर्माण में है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वो है आपका सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, देखिए यदि हम देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता देखें तो उसमें कोयले से जो हम विद्युत उत्पादित करते हैं वो कितना 51.7% है। 51.7 ये जीवाश्म ईंधन है। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योगदान कितना है, 26.5 है, जिसमें पवन ऊर्जा का 10.2 और सौर ऊर्जा का 12.2% है। तो इस प्रकार से आपका जीवाश्म ईंधन के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। इनमें से कौन सा नदी के तट पर नहीं है? तो देखिए इसमें आपका जो पहला वाला है, पहला भिलाई जो है नदी के तट पर नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि बोकारो जो है, बोकारो ये दामोदर नदी के तट पर है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरगई नदी के तट पर है। भद्रावती भद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, और भिलाई नहीं है। देखिए भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो है किसी नदी के नजदीक स्थित नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में हापुड़ मुंबई रेल लाइन तथा ग्रेट ईस्टर्न हाईवे के नजदीक स्थित है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? यह जो है आपका, ये आपका आया था कब, काफी पहले आया था। ये आपका अरब सागर में आया था। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए इसको। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है फसल और देश के संबंध में? तो देखिए रबड़ आपका थाईलैंड में होता है, रबड़ थाईलैंड में। कहवा जो है मंगोलिया में नहीं, कहवा जो है आपका कॉफी जिससे बनती है ये आपका ब्राजील का है, यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। जैतून स्पेन, गन्ना ब्राजील सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है। कौन सा है? चाइना है। दूसरे पे भारत है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य या देश चीन है, जो विश्व में कुल मछली उत्पादन का अकेले 35% हिस्सा जो है अकेले उत्पादित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ये कहां पर होता है? ये नॉर्वे में होता है। कहां पर? नॉर्वे में। अगला है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि, लैंड ऑफ प्रॉमिस के रूप में जाना जाता है? तो जो मिंडानाओ है, मिंडानाओ इसे आप क्या कहते हैं? द लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है। या देखिए मिंडानाओ के बारे में बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फिलीपींस देश का दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उल्लेखनीय कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और क्यूबा के बारे में बात करें तो क्यूबा जो है आपका कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है तथा हवाना इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जावा और सुलावेशी ये दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो देखिए इंडोनेशिया जो है ब्रुनोई के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तिमोर लेस्टे, मलेशिया, पापुआ न्यूगिनी के साथ साझा करता है, परंतु ब्रुनई आप मैप देखेंगे तो ब्रुनोई के साथ साझा नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ब्रुनोई जो है 3 तरफ से मलेशिया से घिरा हुआ है तथा एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा पोलिनेशियाई द्वीप समूह का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशियाई द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो इसमें देखिए आपका टोंगा, ताहिती, तुवालू ये आपके पोलिनेशिया द्वीप समूह के हिस्से हैं, परंतु तीनियन जो है ये आपका पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखिए तीनियन जो है ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। पोलिनेशिया द्वीप जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों के पूर्व में फैले हुए हैं। आप इसे एक बार मैप में जरूर देखिएगा।
तो वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। पोलिनेशिया जो है 1000 से भी अधिक द्वीपों का समूह है। इसके मुख्य द्वीपों में हवाई, समोआ, टोंगा, तुवालू, ताहिती आदि शामिल हैं। इन द्वीपों को हरी मड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और तीनियन जो है, तीनियन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का ही एक द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है देश और राजधानी के संबंध में? देखिए, एंटीगुआ और बरमुडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉन से सही है। डोमिनिका की राजधानी जो है सेंट डोमिगो नहीं है, रुसाऊ है। क्या है? रुसाऊ है। तो यहाँ पे आपका बी वाला सही नहीं है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है और बामहास की राजधानी नासाऊ है। आगे चलते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? बड़े छोटे से बड़ा क्रम। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा आपका मेघालय में, उससे ज्यादा नागालैंड में, उससे ज्यादा मिजोरम में है। तो ये आपका अवरोही क्रम है, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन वस्तुओं का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहां रहा है? अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु में। तो अहमदाबाद में सबसे कम कहां पे रहा है? अहमदाबाद में रहा है। ठीक है। और देखिए, यहां पर जो है आपकी मलिन बस्तियों की जो आबादी थी वो 4.49% थी। जयपुर में 10.62%, लखनऊ में 12.9 और बेंगलुरु में 8.39। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो सबसे कम नगरीकरण कहाँ पे है? मतलब ग्रामीण आबादी मतलब ग्रामीण परसेंटेज ज्यादा है, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में नगरीकरण कितना है? 10% है, केवल मात्र 10% है। और भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है, जहां की 62.2% आबादी नगरीकृत है, नगरों में रहती है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहां की 97.5% आबादी जो है नगरों में रहती है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? न्यूनतम लिंगानुपात कहां पाया जाता है? दमन दीव में। दमन दीव में, जो आपके संसदीय प्रदेश हैं। ठीक है, कितना है? 618 है। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है आपका पुडुचेरी। सबसे कम आपका दमन दीव में है और सबसे अधिक पुडुचेरी में है। आगे चलते हैं। अगला जो है आपका, वही थोड़ा सा एक फैक्ट और याद रखिएगा, 2 फैक्ट। देश का लिंगानुपात कितना? 943 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो आपका राज्य है वो है हरियाणा, वहां पे 879 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर जो है मिलियन शहर नहीं है? मतलब मिलियन शहर जहां की आबादी 10 लाख से अधिक नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर हैं। 7 मिलियन शहर कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका कानपुर नगर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, वाराणसी है, मेरठ है, प्रयागराज है। जबकि मुरादाबाद इसमें नहीं आता है, मुरादाबाद नहीं आता, डी ऑप्शन। तो इन सातों के नाम याद रखिएगा। कानपुर नगर, कानपुर देहात भी है, हम कानपुर नगर की बात कर रहे हैं। कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो इसे कितने न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 253 के तहत, आर्टिकल 253 253 के तहत बना सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इन चारों में से देखिए, जो नीलम संजीवा रेड्डी रहे हैं, नीलम संजीवा रेड्डी ये 2 बार जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। पहली बार चौथी लोकसभा के कार्यकाल में 1967 से 1969 तक त्यागपत्र देते हैं। दूसरी बार 1977 में रहते हैं। नीलम संजीवा रेड्डी ने 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, जो कि भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इससे पहले इन्होंने 1969 में लोकसभा अध्यक्ष से त्यागपत्र देकर के चुनाव लड़ा था, परंतु ये हार गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होता है? तो देखिए, जो कोरम आपका होता है, ये 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए,
अगला प्रश्न है आपका कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? तो देखिए कौन सी नहीं की गई थी। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये जो चारों भाषाएं हैं ये आपका 1993 में नहीं बल्कि 2003 में जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ये चारों भाषाएं जो है आपकी 2003 में जोड़ी गई थी। तो यहां पर आपका कोई भी जो है विकल्प सही नहीं है, परंतु आयोग ने किसको माना है? संथाली को माना है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं योजनाओं के संबंध में देखिए, महिला समृद्धि योजना ये आपके 1993 की है, सही है। महिला स्वशक्ति योजना 1998। महिला साम्राज्य योजना वुमेन इंपायर योजना 1989 की है। परंतु राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 की नहीं है। राष्ट्रीय पोषाहार योजना जो है ये मिशन, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 की नहीं बल्कि 2001 की होती है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं पंचवर्षीय योजना और किस प्रयुक्त विकास मॉडल, मतलब कौन से मॉडल को इन्होंने अपनाया था। तो यहां पर देख लेते हैं। पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये हैराड डोमर मॉडल पर है, दूसरी महालनोबिस मॉडल पे है, तीसरी एस चक्रवर्ती मॉडल पे है और चतुर्थ जो चौथी है वो अशोक रुद्र मॉडल पे है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र जो है, ठीक है, सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना जीडीपी में? 53% है, जबकि उद्योग क्षेत्र का 28.2% है और कृषि क्षेत्र का जो है वो 18.8, कृषि और संबंधित क्षेत्र का 18.8 है। आगे बढ़ते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है किस रूप में? तो इसे लघु किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लघु किसान कहा जाता है। देखिए 1 हेक्टेयर से कम यदि होता है तो उसे सीमांत कृषक कहते हैं, सबसे निचले स्तर पर। 1 हेक्टेयर से कम सीमांत कृषक, 1 से 2 हेक्टेयर यदि है तो ये लघु कृषक होगा, 2 से 4 जो है ये अर्ध मध्यम कृषक होगा, 4 से 10 हेक्टेयर तो मध्यम कृषक होगा और 10 हेक्टेयर से अधिक है तो ये बड़े या बृहद कृषक होंगे। आगे चलते हैं। अगला है भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है किस रूप में? उन्हें सूक्ष्म उद्योग के रूप में या माइक्रो इंटरप्राइज के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां देखिए जो कैटेगराइजेशन है, सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे? जहां पे 1 करोड़ रुपए विनियोग हो, 5 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर हो। लघु कौन से होंगे? 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक विनियोग हो और 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर हो। वहीं मध्यम में कौन आएंगे? 10 करोड़ से 50 करोड़ तक और इनका वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से 250 करोड़ तक। आगे बढ़ते हैं। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें देखिए, इसमें आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि और कृषि उत्पादन विपणन समितियों एपीएमसी की बात की गई, परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात इसमें नहीं की गई है। तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पे देखिए कंपनी अधिनियम 2013 का है, भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1870 का नहीं है, 1872 का है। तो बी वाला सही नहीं है। साझेदारी अधिनियम या पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। वस्तु विक्रय अधिनियम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर आई जी पटेल, डॉक्टर डी सुब्बाराव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हें हमें क्रम से लगाना। देखिए इसमें डॉक्टर आई जी पटेल का कार्यकाल जो है सबसे पहले आएगा 1977 से 1982, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह है 1982 से 1985, फिर डॉक्टर सी रंगराजन है 1992 से 1997, डॉक्टर सुब्बाराव सितंबर 2008 से 2013 तक। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इस समय एक कार्यकाल पूरा कर चुके, दूसरे कार्यकाल में है ये। अगला है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? एक सितार में जो है अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। स्टेशनरी और ट्रांसवर्स
तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, देखिए यदि माध्यम के घटक तरंग के संचरण की दिशा यदि माध्यम के घटक तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं या ट्रांसवर्स जो तरंगे होती हैं केवल ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता हो, मतलब ठोस माध्यम से ही उत्पन्न की जा सकती हैं। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं? देखिए पहला, मनुष्य का कान 100 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। ये कथन आपका सही है। देखिए मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, जिसमें से 10,000 हर्ट्ज जो है वो सबसे सुग्राही होता है। सही है। दूसरा, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती नहीं, आपकी हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ठीक है, हरे रंग के लिए। तो यहां पे बी वाला गलत है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, 1/10 सेकंड होती है। सही है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, 1/16 सेकंड होती है। ये भी सही है। आगे चलते हैं। देखिए सुनने की दृढ़ता क्या मतलब है? कान के सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि भी आएगी तो वह पहली के साथ मिल जाएगी, मतलब उसे अलग नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से यदि आप पिक्चर देख रहे हैं और वो दूसरी पिक्चर जो है 1/16 सेकंड के पहले आ जाती है तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो दोनों को जो है किस प्रकार से, दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर, पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें अधिक रोशनी मिलेगी। ठीक है। देखिए दो एक जैसे बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर क्या हो जाता है? समान रहे तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है, समानांतर क्रम का। अतः न्यूनतम प्रतिरोध होने पर समानांतर क्रम में जुड़े बल्बों से अधिक रोशनी मिलेगी। इसके अतिरिक्त अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अतः अधिकतम प्रतिरोध होने पर श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों से कम रोशनी मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, यदि अधिक रोशनी चाहिए तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे चलते हैं। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कौन सा तत्व जो है सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो यह है आपका सल्फर उपयोगी है। ठीक है। देखिए जो कैल्शियम होता है तनों के अग्रभागों में वृद्धि तथा पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक होता है, जो कैल्शियम होता है आपका। जस्ता जो होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है। तथा लोहा जो होता है ये पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय हेतु आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड का? यह है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल टूटने से उत्पन्न होता है, जैसे दलदलों और सीवरों में। इस प्रक्रिया को आमतौर पर अवायवीय पाचन के रूप में जाना जाता है, जो सल्फेट को कम करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लीवर या यकृत में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो लीवर है या यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह अतिरिक्त ग्लाइकोजन में बदल करके संग्रहित करती है तथा उपवास या भोजन न करने के कारण ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। यकृत के निचले भाग में छोटी थैली के रूप में स्थित पित्ताशय में ही यकृत द्वारा स्त्रावित पित्तरस संचित होता है। आगे बढ़ते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? गोशामर रेशम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन सा है? अंडा। अंडे में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत पाया जाता है। अमीनो अम्लों में एमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन दाल प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। सोयाबीन दाल
आगे बढ़ते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स की वजह से, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति की वजह से तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व होता है। ठीक है, देखिए तुलसी का पौधा यह एक द्विबीजपत्री शासकीय पौधा, द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है। इसका उपयोग सर्दी जुकाम खांसी दंत रोग और श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पशु और नस्ल के संबंध में? देखिए भैंस, भदवारी भैंस की नस्ल है, सिंधी गाय की है, जमुनापारी बकरी की है, थारपारकर जो है ये भेड़ की नहीं बल्कि गाय की है। ठीक है, यहां पर आपका डी ऑप्शन होगा, परंतु आयोग ने क्या माना है? आपका ए ऑप्शन माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। काशी लालिमा, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो यह जो है भिंडी की प्रजाति है। काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है जिसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी की कृषि विशेषज्ञों द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। अगला है, अगला प्रश्न है, पौधों में गूटी, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो ये जो गूटी लगाने का कार्य है ये वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। गूटी का, पौधे में गूटी लगाने का कार्य वानस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। यह कलम विधि का एक प्रकार है। कलम विधि का प्रयोग पौधों में अलैंगिक वानस्पतिक जनन के लिए किया जाता है। इस विधि से कलम तैयार करने के लिए शुरुआत में शाखा को पौधे से अलग करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कलम तैयार होने के बाद ही शाखा को काटा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, सही है। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, सही है। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता नहीं। सीपीयू जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो देखिए, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, सही। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, सही है। 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, नहीं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, क्योंकि मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट होता है। तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। यहां पर सी वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, 1 मेगाबाइट में जो होता है, 1 मेगाबाइट में वो 1024 किलोबाइट होता है। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मोनोक्लाइमेक्स, मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये किया था एफ ई क्लेमेंट्स ने। एफ ई क्लेमेंट्स ने मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, मोनोक्लाइमेक्स जो है एक पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल अवधारणा है। किसी क्षेत्र के समुदायों के अनुक्रमण की अंतिम अवस्था को क्लाइमेक्स समुदाय या क्लाइमेक्स कहते हैं। यह समुदाय अंतिम, स्थायी, स्वनियंत्रित और भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के साथ साम्य स्थिति में होता है। समुदायों के अनुक्रमण की अवस्था को क्या कहते हैं? शेरे कहते हैं। क्लेमेंट्स के एकल चरम सिद्धांत या मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का एक अंतिम चरम समुदाय होता है जिसकी तरफ सभी समुदायों का विकास होता है। उनका विश्वास था कि जलवायु वनस्पतियों का निर्धारण करने वाला और किसी क्षेत्र के क्लाइमेक्स का एकल कारक होता है। उनका विश्वास है कि जलवायु जो होती है वो वनस्पतियों का निर्धारण करने वाला और किसी क्षेत्र के क्लाइमेक्स या चरम का एकल कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और किस वर्ष इन्हें लागू किया गया इनके बारे में। तो यहाँ देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का है, 1981 का। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये कब का है? 1974 का। तो ध्यान रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। आगे चलते हैं। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, अर्थात बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर इसको मापा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र जो है वो का क्रम जो है वो सही है? देखिए, सबसे अधिक किसमें होती है उत्पादकता? मैग्रोव में, फिर उससे कम घास का मैदान, उससे कम झील और सबसे कम सागर में। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर है?
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहां पर देखिए, यदि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 देखें तो इसके अनुसार सबसे अधिक जनजातीय जिलों की संख्या नागालैंड में आपकी कितनी है? 11, मेघालय में 11 है, और मिजोरम में 8 है, मणिपुर में 9 है। तो यहां पर नागालैंड और मेघालय दोनों बराबर हैं, दोनों ही बराबर है। परंतु यदि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 को देखें तो इसके अनुसार नागालैंड राज्य में 11 जनजातीय में जिले हैं, मेघालय में कितने हैं? 7 हैं, मेघालय में 7 हैं, तथा मिजोरम में 8 हैं, मणिपुर में 9 हैं। तो इस प्रकार से आपका नागालैंड हो जाएगा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो इन चारों में पश्चिमी घाट को माना जाता है। किसमें? पश्चिमी घाट को, बी ऑप्शन। देखिए, भारत में 4 इस प्रकार के जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से? पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, और सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो किस वर्ष? 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में। देखिए, वर्ष 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। सुजाउद्दौला के पश्चात असफुद्दौला, और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई सादत अली जो है वो अवध का नवाब बनता है। उल्लेखनीय है कि सादत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। तो यहां पर आपका क्या है? 1797 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है किसने? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला है, जा दिन जन्म भयो का धरती धज 2.5 हाथ। उपयुक्त उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूत से है? तो इसका ये संबंध जो है आल्हा से है। इससे आल्हा उदल वाले आल्हा से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन, हिंडन, गंडक और शारदा में। तो इसमें से गंडक नदी जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से, जहां इसे शालिग्रामी या सालग्रामी कहते हैं, और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपका गंडक को माना गया है, सी ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यहां पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब जो है उत्तर प्रदेश सही है। भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, पहला दूसरा सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, स्थान और उसकी स्थापना का वर्ष। नहीं, स्थान और वर्ष, हाँ। तो देखिए, ये आपका जो है कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में 2 सूचियां हैं। इन सूचियों का हमें सुमेलन करना है, किस स्थान पर और किस वर्ष हुआ था। यहां पर देखिए, आपका मेरठ में जो 55वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1946 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। कानपुर में 41वां होता 1925 में, सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थी। लखनऊ में 32वां होता 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और वहीं बनारस में 21वां होता 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान या क्षेत्र। देखिए, जल विहार का मेला बुंदेलखंड, जल विहार का मेला बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला ये पूर्वांचल का नहीं है, बलदेव छठ का मेला ये हरियाणा के फरीदाबाद का है, हरियाणा के फरीदाबाद का। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कुल उत्तर प्रदेश 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसमें आपका बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी है, परंतु कुशीनगर शामिल नहीं है। ठीक है, उसमें आपका कुशीनगर शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो किस में आते हैं? आपका नौचंदी के मेले में। किस मेले में? नौचंदी के मेले में आते हैं। ठीक है, नौचंदी का मेला मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्र में लगता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का परसेंटेज कितना है? तो यह है 23.7% कार्यबल है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो ये 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में किया गया था। 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल का शासन था। आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा जो है ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहां पर 74.9% जो है सिंचाई वो नलकूप के द्वारा की जाती है। दूसरे नंबर पे किसका स्थान है? नहरों का है, फिर कुओं का है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थित कहां पर है? यहां पर आप देखिए, कोल या कोयल ये अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर महोबा आपका महोदय श्री कन्नौज। जेजाक भुक्ति ये कौशाम्बी नहीं, जेजाक भुक्ति आपका बुंदेलखंड है। तो डी वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा चेत सिंह ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह जो है 1780-81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारन हेस्टिंग ने 1778 ईस्वी में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। अगला है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भितरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह जो है इस मंदिर का निर्माण 5वीं ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य में हुआ। यह कथन सही है। ईंटों द्वारा निर्मित या ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। ये गुप्तकालीन मंदिर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये विष्णु से संबंधित मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है? तो ये आपका नजीमाबाद, आजमगढ़ का नजीमाबाद, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो यहां पर दो कथन दिए गए हैं। पहला, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह कथन आपका सही है। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। यह कथन आपका गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, जौ और धान नहीं है, गेहूं और जौ है प्राचीनतम। कृषि के प्राचीनतम प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मेहरगढ़ में गेहूं और जौ को प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है? तो यह जो है आपका कहां पर, यह मिर्जापुर में। कहां पर? मिर्जापुर में। ठीक है, ये आपका 2021 में प्रारंभ हुई थी। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां लोकगीत और गायन का अवसर कब गाया जाता है? देखिए यहाँ पे देखते हैं। चैती जो है मौसमी गीत है। कजरी विवाह व मौसमी गीत है। रशिया ब्रज का लोकगीत है। और सोहर संस्कार गीत है। अब यहाँ पर ये जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर आपकी ये समसामयिक प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को भी हमें नहीं देखना, क्योंकि करंट अफेयर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। और फिर आगे देखते हैं, विविध पे चले आते हैं, विविध प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहां पे है? पेरू की राजधानी लीमा में। जबकि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। ये शिमला में है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सेंटर कहां पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? यहां पर 4 योजनाएं दी गई हैं, बताना है कौन सी संबंधित है। यहां पर देखिए, आपका स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस,
स्ट्राइड, संकल्प, श्रेयस, ये तीन के तीनों जो है कौशल विकास से संबंधित, जबकि स्ट्राइड स्ट्राइड इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, देखिए थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्राइड जो है ये विश्वविद्यालय आयोग की है। स्ट्राइड स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये विश्वविद्यालय आयोग योजना मतलब की यह योजना है। और वहीं पे स्ट्राइड की बात करें, ये स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट है। यह योजना विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। वहीं संकल्प योजना की बात करें तो ये स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड, ये योजना है आपकी कौशल विकास समिति। श्रेयस क्या है? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप, तो ये भी आपकी क्या है? कौशल विकास समिति। अगला है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। यह जो है किसके द्वारा? जर्मन वाच के द्वारा, जर्मन वाच के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? इस पुस्तक का नाम क्या था? द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी किसकी है? पूर्व गवर्नर बिमल जलान की है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ कब? तो ये 2005 में, 2005 में पारित हुआ। अगला है निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए शरद, ग्रीष्म, वसंत और वर्षा में, तो इसमें सबसे पहले कौन सी है? बसंत आएगी 3, फिर इसके बाद आपकी ग्रीष्म आएगी 2, फिर आपकी वर्षा आएगी 4, फिर आपकी शरद आएगी 1। तो 3 2 4 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? तो यह जो है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में है। ठीक है, इसे 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया था। वर्ष 2017 में जिबूती आचार संहिता में सऊदी अरब के जेदा में संशोधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे जेदा संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसी संशोधन में ब्लू इकोनॉमी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार गया। देखिए जिबूती आचार संहिता का संबंध समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से है। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री जहाजों पर होने वाली चोरी और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने के लिए जिबूती संहिता जो है 29 जनवरी 2009 को अपनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी 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 बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यह उपन्यास बनारस के साड़ी बुनकरों की जिंदगी पर आधारित है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। चुकंदर से चीनी बनता है, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है, कपास में सेलुलोज होता है, दुग्ध में लैक्टोज होता है। ये सब के सब क्या है? सुमेलित है। तो डी ऑप्शन 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। भारत शहरी वेधशाला या इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह जो है आपका कहां पर है? यह आपका नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली। भारत शहरी वेधशाला इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये इसकी स्थापना जो है शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में की गई है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां हैं, फल और उसका सबसे बड़ा उत्पादक। यहां पर देखते हैं आम का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश, लीची का बिहार, नारियल का केरल। अब नारियल का जो है केरल नहीं हो गया, कर्नाटक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेब का जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? कौन सा ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो आपका कच्चे तेल की कीमतें जो हैं ये ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। ब्रेंट क्रूड स्वीट लाइट क्रूड ऑयल का एक व्यावसायिक वर्गीकरण है जो दुनिया भर में तेल खरीदने के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा और किस देश से संबंधित है? यहाँ पर देखिए आपका डेनिश डेनमार्क का है, डच नीदरलैंड, मंदारिन चीन। भाषा थाईलैंड में नहीं बोली जाती है। मैं आपका भाषा जो है इंडोनेशिया की भाषा है। भाषा इंडोनेशिया की भाषा, ना कि थाईलैंड की। थाईलैंड की भाषा क्या है? थाई है। आगे बढ़ते हैं। डिविंसी प्लस वर्टिस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित है किससे? तो
तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित मिशन है, ये दो के दोनों। आगे चलते हैं, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस जो है ढाका बांग्लादेश के ढाका से जो है न्यू जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में, इसके मध्य में चलाई जाती है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य में दो ट्रेनें चलती हैं, एक मैत्री एक्सप्रेस है जो ढाका से कोलकाता चलती है, और दूसरी बंधन एक्सप्रेस है जो खुलना से कोलकाता चलती है। आगे चलते हैं, पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भांड पाथर लोक रंगमंच का एक लोकप्रिय रूप है। भांड शब्द का अर्थ होता है मशखरा, जबकि पाथर का अर्थ होता है नाटक। यह विशेष रूप से भांड समुदाय से जुड़ा हुआ है। भांड जो है पाथर के पात्रों में मशखरों का किरदार महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे दैनिक जीवन में असामाजिक और भ्रष्ट कार्य प्रणाली पर व्यंग्य करने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। भांड प्रदर्शन आमतौर पर राज दरबारों की साजिशों, सरकारी निकायों द्वारा शोषण, धार्मिक नेताओं के भ्रष्टाचार पर केंद्रित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आपका ज्वारी शक्ति जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है, ये प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता है। देखिए, प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत ऐसी ऊर्जा को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हो तथा उसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया जाता है, जबकि ज्वारी शक्ति को जो है परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो गया। वाणिज्यिक तेल और गैस वाणिज्यिक ऊर्जा है। जानवरों का गोबर गैस ये आपका गैर वाणिज्यिक ऊर्जा है, और आपका सौर ऊर्जा ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं या योजनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार इसको लगाना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति की, आपका केवीएस विलेज स्कीम की शुरुआत, जिला ग्राम विकास अभिकरण या डीआरडीए की जिला स्तर पर स्थापना। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, की विलेज स्कीम या कुंजी ग्राम योजना ये आपका अगस्त 1952 में आती है। फिर आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में। फिर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति नवंबर 1957 में, 1957 में। और जिला ग्राम विकास अभिकरण ये अप्रैल 1999। यहाँ पे देखिए क्रम, की विलेज स्कीम की स्थापना या शुरुआत अगस्त 1952, तो 3 से मिला दीजिए। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 पहला वाला। फिर इसके बाद आपका आता है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति नवंबर 1957 ये आपका 3 हो गया, नहीं 2 हो गया दूसरा वाला। फिर सबसे लास्ट में आपका आता है जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना अप्रैल 1949 अर्थात 4 हो जाएगा, 3124 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।